नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे एनएफओ की। आपने देखा होगा कि इन दिनों म्यूचुअल फंड्स कई नए एनएफओज लेकर आ रहे हैं। मार्केट्स नए हाईज बना रही हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए नए एनएफओज लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो न्यू इन्वेस्टर्स मनी को अट्रैक्ट कर सके। बट एग्जैक्टली क्या है ये एनएफओज? ये कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? क्या एनएफओ में इन्वेस्ट करना आईपीओ में इन्वेस्ट करने जैसा ही है? इसमें इन्वेस्ट करने के क्या प्रोज और कॉन्स हैं? इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और एनएफओ से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनएफओस क्या होते हैं। एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर। किसी भी म्यूचुअल फंड की तरफ से इनिशिएट किया हुआ नया फंड जो फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड्स अपने नए फंड की यूनिट्स इनिशियल सेल्स के लिए जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं। आईपीओ की तरह ही कैपिटल रेज करने के लिए म्यूचुअल फंड्स एनएफओ लॉन्च करते हैं और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आईपीओ की तरह ही एनएफओस का भी सब्सक्रिप्शन प्राइस है जो जनरली ₹10 पर यूनिट होता है। जैसे आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 15,000 होती है, वैसे ही एनएफओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 तक की होती है। बेसिकली एनएफओस दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स और ओपन एंडेड फंड्स। पहले बात करते हैं क्लोज एंडेड फंड्स की। इन फंड्स में एनएफओ के मीडियम से एक फिक्स्ड कॉर्पस अमाउंट इन्वेस्टर से रेज किया जाता है। सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं की जा सकती। इन फंड्स के 3 से 5 साल तक की फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है और इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी से पहले इस फंड स्कीम से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। ये फंड्स ट्रेडेबल है, बट इन फंड्स में लिक्विडिटी काफी कम होती है। वही ओपन एंडेड फंड्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इन फंड्स में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता और इनमें इन्वेस्टमेंट कभी भी की जा सकती है। बेस्ड ऑन द डिटेल्स, इन्वेस्टर्स इन फंड्स को कभी भी रिडीम कर सकते हैं और ट्रेड करने के लिए इन फंड्स में काफी लिक्विडिटी होती है। ज्यादातर एनएफओस ओपन एंडेड कैटेगरी में ही आते हैं। अगर फंक्शंस और प्रोसेस की बात करें तो एनएफओस आईपीओ के जैसे ही नजर आते हैं। हम इनमें काफी सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पीरियड फिक्स 3 डेज का होता है। एनएफओस का भी सब्सक्रिप्शन पीरियड रहता है 10 से 15 दिन का। आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी शेयर की एस्टिमेटेड वैल्यू के बिहाफ पर फिक्स किया जाता है। एनएफओ का भी सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है जो जनरली ₹10 रहता है। आईपीओ की सारी इंफॉर्मेशन उसके डीआरएचपी और आरएचपी में होती है। एक एनएफओ की सारी इंफॉर्मेशन उसके एसआईडी यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में होती है जो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एनएफओ और आईपीओ सिमिलर है, बट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट पर एनएफओस आईपीओ से काफी अलग है। जो कंपनी मार्केट में आईपीओ लाती है उसकी पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस का एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए उसकी करंट वैल्यूएशन, ये सब इंफॉर्मेशन एक डिटेल्ड मैनर में इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होती है। और वही एनएफओ का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट या स्ट्रैटेजी की इंफॉर्मेशन ही होती है। हर एनएफओ का एक मिनिमम टारगेट सेट होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट उसे इन्वेस्टर से रेज करना है। टारगेटेड फंड रेज करने के बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ₹10 पर यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट्स अलॉट करता है और रेज फंड्स को इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इन केस अगर फंड रेज टारगेट से मैच नहीं हो पाता और कम रह जाता है तो म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ विड्रॉ कर लेती है और इन्वेस्टर्स को उनके सब्सक्रिप्शन अमाउंट वापस कर देते हैं। अनलाइक द आईपीओ, जहां पर लिस्टिंग डे पर इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं, एनएफओ की लिस्टिंग पर किसी तरह का इंस्टेंट गेन नहीं मिलता। जैसे जैसे फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे फंड की एनएवी भी बढ़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की स्क्रूटनी और रेगुलेशन स्टॉक से भी ज्यादा होती है, इसलिए अपने किसी भी नए एनएफओ की स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में वो एनएफओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट है रिस्कोमीटर। इस मीटर में एनएफओ से रिलेटेड ओवरऑल रिस्क रिफ्लेक्ट होता है। रिस्कोमीटर का लेवल फंड में ऐड होने वाली एसेट्स पर डिपेंड करता है। अगर फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज में है तो मीटर हाई रिस्क रिफ्लेक्ट करेगा। हाइब्रिड फंड्स और रिस्की फिक्स्ड इनकम फंड्स के केस में रिस्क मॉडरेट रहता है। वही लिक्विड फंड्स और गोल्ड फंड्स जैसे एसेट्स के केस में रिस्क लो रहता है। सेकंड है अलग अलग एसेट क्लासेस में फंड एलोकेशन की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। कोई भी नई स्कीम पब्लिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले म्यूचुअल फंड्स डिसाइड करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो एनएफओ से रेज हुआ है वो किन एसेट्स में एलोकेट होगा। फंड्स इन लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपकमिंग एक्सेस वैल्यू फंड की इक्विटीज में मिनिमम फंड एलोकेशन लिमिट है 80% और मैक्सिमम लिमिट है 100%। वही डेट और राइट्स में मैक्सिमम एलोकेशन है 20% और 10%। थर्ड, किन एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है।
कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं जिसमें फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स और डेट फॉर इक्विटी फंड्स। इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने से फंड के मैंडेटेड लिमिट्स इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए जरूरी है अपनी TER डिस्क्लोज करना, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। इन्वेस्टर्स के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि फंड को मैनेज करने के लिए कितनी एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तरफ से एक्सपेक्टेड है और उसकी एक्सपेंस रेशियो की वजह से फंड की NAV पर कितना इफेक्ट होगा। इसके अलावा एग्जिट लोड और बेंचमार्क इंडेक्स फॉर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि उनके फंड की परफॉर्मेंस को उन्हें किस बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करना है। अब बात करते हैं NFO में इन्वेस्ट करने के प्रोज और कॉन्स की। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर पाना या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को कैपिटलाइज कर पाना मुश्किल है, बट NFO में इन्वेस्टिंग इन सब लिमिटेशंस को ओवरकम कर देती है। यूजुअली NFO में ऐसे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो या तो एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर रिलाई करते हैं या किसी पुरानी स्ट्रैटेजी को इनोवेट करके इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट उन सब स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर एग्जीक्यूट हो पाती है जो उनकी लिमिटेशन के बियॉन्ड थी। इसका रीसेंट एग्जांपल है अपकमिंग बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड, जिसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बढ़ती बिजनेस साइकिल के बेस पर है। अलॉन्ग विद दिस काफी सारे ऐसे NFOs हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के फंड्स को इंटरनेशनल एसेट्स और थीम बेस्ड बास्केट ऑफ स्टॉक्स जैसे कि ESG में इन्वेस्ट करते हैं। इन सब एडवांटेजेस के साथ आपका फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज, लॉक इन पीरियड रिस्ट्रिक्शन जो आपकी बैड इन्वेस्टिंग हैबिट्स को सेफगार्ड करता है, और फंड मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी जो बेसिकली फंड मैनेजर की स्किल्स पर रिलाई करती है, इन सब फीचर्स का भी एडवांटेज रहता है। और अब बात करते हैं कॉन्स की। नया NFO अपने साथ मार्केट में अप्लाई करने के लिए नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लाता है और उस स्ट्रैटेजी की पास्ट परफॉर्मेंस की अनअवेलेबिलिटी हमेशा ही इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसएडवांटेज रहती है। ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट्स में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब मार्केट्स बुल ट्रेंड में हो, जैसा कि अभी है। IPOs की तरह NFOs भी उसी टाइम में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि राइजिंग मार्केट्स में एसेट्स रिच वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्कीम्स की NAV एलिवेटेड प्राइसेस पर होती है और आपको यूनिट्स हाई प्राइसेस पर अलॉट होते हैं। इन्वेस्टर्स को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक डायनामिक वर्ल्ड है और किसी एसेट की पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती, विच इज वाई म्यूचुअल फंड्स हमेशा डिस्क्लेमर देते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और यह डिस्क्लेमर हर NFO स्कीम पर भी एप्लीकेबल है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको NFO से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई है। Don't forget to like this video and subscribe to the channel. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.